Hello everyone. Today we will discuss about एज ऑफ जॉनसन. बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे एज ऑफ जॉनसन को. 1745 से लेकर 1790 एज का जो टाइम पीरियड है इसको हम एज ऑफ जॉनसन के नाम से जानते हैं. और ये 18th सेंचुरी का लिटरेचर है. और 18th सेंचुरी का जो फर्स्ट जो बिगनिंग थी ना उस लिटरेचर को हम एज ऑफ पॉप से नाम से जानते हैं. और ऑगस्टन एज के नाम से मैंने इस की वीडियो अपलोड की थी, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो. तो 18th सेंचुरी के लिटरेचर में हम देख रहे हैं एज ऑफ जॉनसन को. ठीक है, तो इस एज में हमें डेमोक्रेसी की ग्रोथ देखने को मिलती है. रैपिड ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी की ग्रोथ देखने को मिलती है. लोकतंत्र आ जाता है इस एज में. जो किंग की पावर है वो डिक्लाइन हो जाती है और अब पावर आ जाती है पार्लियामेंट के हाथ में. प्राइम मिनिस्टर होता है जो वो पावरफुल बन जाता है. जो लोग हैं, पीपल हैं, वो फ्रीडम, इक्वलिटी एंड राइट्स को इंजॉय कर रहे हैं इस एज में. 18th सेंचुरी के एंड में हमें बहुत से प्रोटेस्ट भी देखने को मिलते हैं इवलनेस के अगेंस्ट. और स्टार्टिंग और जो बिगनिंग है 18th सेंचुरी उसको ऑगस्टन एज और एज ऑफ पॉप के नाम से जाना जाता है. और उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है और उसको भी आप देख सकते हो. तो एज ऑफ जॉनसन, तो सैमुअल जॉनसन इस एज के डोमिनेंट राइटर हैं, ग्रेट राइटर हैं, इसीलिए इस एज को एज ऑफ जॉनसन बोला जाता है. अगर मैं लाइफ की बात करूँ सैमुअल जॉनसन की लाइफ की बात की जाए तो उनके जो फादर थे वो एक बुक सेलर थे. उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अपनी लाइफ में. चाइल्डहुड में उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. उन्होंने एज अ अटेंडेंट भी जॉब की थी सर्वाइविंग के लिए. उन्होंने शादी की एक विडो से जो कि 20 साल बड़ी थी जॉनसन से. उनका नेम था एलिजाबेथ जॉनसन. और दोनों ने, क्योंकि गरीबी बहुत थी, ये भी सोचा कि एक स्कूल ओपन किया जाए और उससे अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं. मगर ये उनका जो प्लान है ये मतलब अच्छे से नहीं चल पाया, यानी कि ये उनका प्लान फेल्ड हो जाता है. उनका स्कूल इतना अच्छे से नहीं चल पाता. तो उनको अपनी स्टडी भी इन बिटवीन छोड़नी पड़ती है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशन. उनके जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए उनको अपनी स्टडी भी जॉनसन को बीच में ही छोड़नी पड़ती है. तो अगर स्टडी की बात की जाए, पेम्ब्रोक कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से उन्होंने स्टडी की है जॉनसन ने. तो 1737 में जॉनसन डिसाइड करते हैं कि वो लंदन में जाएंगे अपने करियर के लिए, क्योंकि बहुत से लोग लंदन में जा रहे थे. लंदन तो एक हब बन गया था और वो भी पैसे कमाना चाहते थे. ठीक है, क्योंकि बहुत गरीबी थी इसीलिए वो भी लंदन आ जाते हैं. और जब वो ऐसा माना जाता है जब वो लंदन जा रहे थे तो उनके पॉकेट में सिर्फ 2.5 पेनी थी. एक डेविड गैरिक थे जो कि एक्टर थे लंदन में. वो उनके फ्रेंड एंड पीपल ऑफ जॉनसन होते हैं. वो जॉनसन की बहुत हेल्प करते हैं लंदन में. सैमुअल जॉनसन की अगर बात की जाए, वो एक पोइट थे, पोइम्स भी लिखते थे, एसेइस्ट थे, मॉरलिस्ट थे, लिटरेरी क्रिटिक, बायोग्राफर, एडिटर एंड लेक्सिकोग्राफर थे. ये सैमुअल जॉनसन को ये सारे उन्होंने काम किए हैं. इन इन नाम से हम जानते हैं ये उन्होंने काम किए हैं, यानी कि पोइम्स भी लिखते थे, एसेस भी लिखते थे. एज अ मॉरलिस्ट भी उनको जाना जाता है. लिटरेरी क्रिटिक, बायोग्राफर, एडिटर एंड लेक्सिकोग्राफर भी थे. इन नेचर, अगर नेचर की बात की जाए, उनके बिहेवियर की बात की जाए, वो बहुत रूड थे. उनमें बिल्कुल भी काइंडनेस नहीं थी. तो इसीलिए उनके गुड रिलेशन नहीं थे बहुत से राइटर के साथ, अच्छे रिलेशन नहीं थे. तो बहुत से बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं द रीज़न ऑफ हिज रूडनेस, उनकी रीज़न है उनकी रूडनेस का वो है टॉयलेट सिंड्रोम. ये एक
टॉयलेट सिंड्रोम है, जो एक मेंटल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उनमें रूडनेस है, इसीलिए उनमें काइंडनेस नहीं है, इसीलिए ये इस सिंड्रोम की वजह से उनमें ये रूडनेस देखने को मिलती है हमें। अगर जॉनसन के मैं वर्क्स की बात करूं तो इनकी जो फर्स्ट पोइम है दैट इज़ लंदन 1738 में पब्लिश होती है, और ये इन्होंने एनोनिमसली पब्लिश करवाई थी। ये पोइम एनोनिमसली मीन्स गुमनाम से पब्लिश करवाई थी, गुमनाम कोई नेम नहीं दिया था, और पॉप ने भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था, इस पोइम को प्रेज की थी इस पोइम की। ओके और जॉनसन वॉज नॉट सेटिस्फाइड टू दिस पोइम, मगर वो उनको अपनी ये जो पोइम थी इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इन्होंने इसका रिवाइज्ड वर्जन 1748 में लंदन पोइम का इसका रिवाइज्ड एडिशन पब्लिश किया था इन्होंने 1748 में इसी पोइम का। बट जो क्रिटिक हैं वो ये मानते हैं जो रिवाइज्ड वर्जन है वो इतना अच्छा नहीं है, जो इनका फर्स्ट वर्जन था लंदन जो 1738 में आया था वो ज़्यादा बेटर है रिवाइज्ड वर्जन से। लंदन पोइम में क्या है, जॉनसन कंपेयर करते हैं जो प्रेजेंट मोनार्क्स हैं उनको कंपेयर करते हैं एंशिएंट टाइम के मोनार्क के साथ। तो उन उस समय में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड था, इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे रॉबर्ट वॉलपोल। उनको ये वर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था लगा। क्यों नहीं पसंद आया? क्योंकि उन्होंने कंपेयर किया था मोनार्क को मोनार्क के साथ, इसीलिए तो उन्होंने मतलब जो प्रेजेंट टाइम यानी कि ये मोनार्क थे प्राइम मिनिस्टर थे इनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो क्रिटिसाइज कर रहे थे ना प्रेजेंट टाइम की मोनार्की को। इसीलिए हम ये इस पोइम के इस वर्क के ज़रिए उन्होंने बहुत सी जो प्रॉब्लम है उनको इनवाइट कर लिया था फ्री में ही, है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क 18th सेंचुरी का अगर देखें वो है अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो सैमुअल जॉनसन की ही देन है। 1746 में एक ग्रुप ऑफ बुक सेलर जॉनसन के पास आता है और उनको ऑर्डर करता है कि आप एक डिक्शनरी पे काम करो और उसके लिए आपको 1500 गुनियंस पे किए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि वो तो पैसा कमाने ही आए थे ना जॉनसन यहाँ पे। तो ये वो मान लेते हैं, तो जॉनसन स्टार्ट कर देते हैं डिक्शनरी पे वर्क करना 1747 में। और ये जो डिक्शनरी का ये जो काम है ये 1755 में ये कंप्लीट करती हैं। शुरू में तो उनको भी लगता है मैं जल्दी इसको निपटा दूंगा, थोड़े टाइम में ही मैं इस डिक्शनरी को बना दूंगा, लिख डालूंगा, काम कर लूँगा इस पे, मगर फिर भी उनको इतने साल लग गए। 1747 में शुरू किया था डिक्शनरी पे ऊपर काम करना और 1755 में इन्होंने कंप्लीट की थी डिक्शनरी। और डिक्शनरी बहुत एक्सपेंसिव थी, क्योंकि क्यों एक्सपेंसिव थी, और इसमें जो डिक्शनरी में हमें मीनिंग तो होते ही हैं डिक्शनरी में, हमें बताइए उसमें फ्रेजेस भी थे और रेफरेंस भी दिए हुए थे, कहाँ से इन्होंने कौन सा वर्ड है कहाँ से उठाया है, कौन से राइटर ने यूज़ किया, ये सब कुछ उन्होंने अच्छे से लिखा है। और ये जो डिक्शनरी है बहुत एक्सपेंसिव होने के कारण बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन थे वही इसको खरीद रहे थे, और यानी कि आम लोगों की पहुंच में नहीं थी। ये जॉनसन का एक वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है। 1765 में ये पब्लिश करवाते हैं और इसमें 72 पेजेस हैं और इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस वर्क को। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्रिटिसाइज किया है शेक्सपियर को एज अ ड्रामाटिस्ट, एंड सेकेंड पार्ट में इन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है एज एन एडिटर। और लोग ऐसा भी मानते हैं, वो बोलते हैं, जॉनसन बोलते हैं कि अरे जो लोग होते हैं ना वो स्टार्टिंग में किसी भी राइटर को पसंद नहीं करते, सिर्फ उनको पसंद करने लगते हैं कोई भी राइटर को उसकी डेथ के बाद। तो गुड एलिमेंट बताते हैं शेक्सपियर के वर्क में
जॉनसन वो बोलते हैं शेक्सपियर वॉज ओनली राइटर हु मिक्स ट्रेजिडी एंड कॉमेडी। वो बोलते हैं ये शेक्सपियर ही एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने कॉमेडी और ट्रेजिडी को दोनों को मिक्स किया, जबकि जो और राइटर थे उन्होंने सिर्फ जहाँ तो ट्रेजिडी ही लिखी जहाँ कॉमेडी ही लिखी, मगर शेक्सपियर एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने दोनों को मिक्स किया। और ये ठीक भी है क्योंकि ये जो हमारी लाइफ है ना उसमें ट्रेजिडी भी है कॉमेडी भी है, तो रियलिटी दिखाने के लिए ये दोनों का मिक्सचर ज़रूरी है। ठीक है, तो ये उसके जो करेक्टर हैं शेक्सपियर के जो करेक्टर्स हैं वो भी रियल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और लिमिटेशन भी बताई हैं प्रीफेस टू शेक्सपियर वर्क में, उन्होंने लिमिटेशन बताई हैं शेक्सपियर के वर्क्स की सैमुअल जॉनसन ने। वो बोलते हैं शेक्सपियर ने अपने वर्क्स में इवलनेस का एंड नहीं किया, इवलनेस को एंड नहीं किया गया शेक्सपियर ने अपने किसी भी वर्क में। और जो प्लेस का प्लॉट है वो सिस्टेमेटिकली कंस्ट्रक्ट नहीं किया हुआ, और बिल्कुल भी हमें सीक्वेंस भी नहीं मिलता किसी भी स्टोरी में, और अनसेंसरी वर्ड्स यूज़ किए हैं शेक्सपियर ने। उन्होंने ओनली यूनिटी ऑफ एक्शन को पे फोकस किया है, उन्होंने बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस पे। और इस एज के 18th सेंचुरी लिटरेचर के में ओलिवर गोल्डस्मिथ ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। ओलिवर गोल्डस्मिथ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं आफ्टर सैमुअल जॉनसन। ओलिवर गोल्डस्मिथ आयरिश राइटर हैं और ये पहले तो शुरू में स्टडी करते हैं मेडिसिन की, मगर इनको इंटरेस्ट नहीं होता तो फिर ये डिसकंटिन्यू कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं मेडिसिन की जो स्टडी है इसको। वो एज अ टीचर भी वो जॉब करते हैं, अब सर्वाइविंग के लिए वो अमीर होना चाहते हैं, और जो पैसा वो कमाते हैं ना जो टीचिंग के थ्रू टीचिंग करके जो भी पैसा कमाते हैं वो अपना पैसा गैम्बल में जुए में उड़ा देते हैं। गैम्बलिंग इसीलिए करते हैं, उसको तो ऐसा है कि कोई सट्टा लग जाए, कोई मेरी किस्मत क्या पता चमक जाए, मैं अमीर हो जाऊं, मगर ऐसा नहीं हो पाया है ना। When he started to write, जब वो लिखना स्टार्ट करते हैं, वो होरेस वेलपोल, तो एक राइटर हैं जो होरेस वेलपोल है, वो उनको बोलते हैं इंस्पायर्ड इडियट, उनको इंस्पायर्ड इडियट बोलते हैं होरेस वेलपोल। ओके, गोल्डस्मिथ ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट ऑल यूरोप, गोल्डस्मिथ ने बहुत सी ट्रैवलिंग की है, ऑलमोस्ट जो सारा यूरोप है वहाँ तक उन्होंने सारे यूरोप को ट्रैवल किया है। उनकी ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस उन्होंने अपने वर्क्स में रिप्रेजेंट किए हैं, वो शो होते हैं। उनकी पोइम है द ट्रैवलर, ये भी उनकी जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस हैं वो रिप्रेजेंट किए हैं इस पोइम में उन्होंने। देन द विकार ऑफ वेकफील्ड, ये एक नॉवल है। एंड 1756 में उन्होंने ट्रैवलिंग करना बंद कर दिया, बहुत कर ली ट्रैवलिंग, तो वो ट्रैवलिंग छोड़ देते हैं और लंदन में आ जाते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं एज अ ऑपेथेकेरीज असिस्टेंट। ऑपेथेकेरी असिस्टेंट क्या होता है, जो जैसे उन्होंने हमने बात की थी ना, ये उन्होंने मेडिसिन की भी स्टडी की थी, जो कोई दवाइयाँ डॉक्टर लिख कर देता है और दवाइयाँ देने वाला, यानी कि एज हम बोलते हैं ना केमिस्ट की शॉप पे होते हैं जो एपेथेकेरीज एज अ असिस्टेंट उनका वर्क किया था उन्होंने, क्योंकि मेडिसिन के फील्ड में उनकी स्टडी थी, इसीलिए वो एज अ अटेंडेंट भी जॉब करती हैं स्कूल में। और उसके बाद अटेंडेंट जॉब करने के बाद उनको जॉब भी मिल जाती है इन प्रेस एज अ करेक्टर फॉर द प्रेस में उनको जॉब मिलती है, वो भी एज अ एडिटर एज अ करेक्टर जॉब मिलती है उनको। बिगनिंग में तो वो जब लिखना शुरू करते हैं ना, वो इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं दूसरे राइटर्स की, तो उनके जो फेमस वर्क हैं वो है द विकार ऑफ द वेकफील्ड, 1766 में आता है। और उन्होंने एसेज भी लिखे हैं, वो है द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, बुक बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये एसेज का कलेक्शन है इस बुक में
देन सैमुअल जॉनसन, जो सैमुअल जॉनसन थे उन्होंने भी गोल्डस्मिथ के वर्क्स को बहुत सपोर्ट किया है, इनको गोल्डस्मिथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। और वैसे हमने पहले भी देखा था ये गैम्बलिंग करते थे, बहुत स्पेंडथ्रिफ्ट थे, इसीलिए वो जितना भी कमाते थे, चाहे बहुत सारा कमाते थे, बहुत सारे पैसा कमाते थे, मगर फिर भी वो कर्जे में डूबे पड़े थे। और जब उनकी डेथ हुई तब भी इनके सिर के ऊपर बहुत सारा कर्जा था। 4 अप्रैल 1774 को ओलिवर गोल्डस्मिथ की डेथ हो जाती है। सैमुअल जॉनसन हैं वो गोल्डस्मिथ के लिए एपिथेट लिखते हैं। एपिथेट क्या होता है? जो कब्र के ऊपर लिखा होते हैं, वर्ड्स लिखे होते हैं, उसको एपिथेट बोलते हैं। वो लिखते हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ, a poet, naturalist, and historian who left scarcely any style of writing untouched, and of all the passions, whether smiles were to move or tears, a powerful yet gentle master. और गोल्डस्मिथ ने प्लेज भी लिखे थे। प्लेज थे द गुड नेचर्ड मैन, शी स्टूप्स टू कनकर, ये भी गोल्डस्मिथ के प्ले हैं। अब अगर हम बात करें इस एज में, एज ऑफ जॉनसन में, पीपल हिस्ट्री को पढ़ना बहुत पसंद कर रहे थे, हिस्ट्री को पढ़ना बहुत पसंद करते थे। और हिस्टोरिकल वर्क्स की बात की जाए 18th सेंचुरी की, वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो डेविड ह्यूम ने लिखी थी, और हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, हिस्ट्री ऑफ चार्ल्स फिफ्थ, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, ये लिखे हैं तीनों वर्क विलियम रॉबर्टसन ने। हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ये एडवर्ड गिबन का वर्क है। Begin with the reign of Titus AD 98 and close with the capture of the Constantinople by Turks in 1453। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, हिस्टोरिकल वर्क है। अगर पॉलिटिकल प्रोज की बात की जाए 18th सेंचुरी के, वो एडमंड बर्ग थे जो एक फिलोसफर थे, वो अपोज करते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन को। ओके, और उनके वर्क हैं रिफ्लेक्शंस, लेटर टू नोबल लॉर्ड, लेटर ऑन द रेजिसाइड पीस, ये उनके वर्क है जो कि पॉलिटिकल प्रोज है एडमंड बर्ग का। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज lecture. I hope you like this video. Thanks for listening me. God bless you. Best of luck for your exams.